आज जब विश्व में आर्थिक संकट के कारण बड़े बड़े बैंक धाराशायी हो रहे हैं, वहीं भारतीय बैंकों का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दशक पहले तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के जिन बैंकों की बदहाली अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी, उन बैंकों ने तरक्की की नई कहानी कैसे लिखी है? बर्बादी के तूफान से बुलंदी के आसमान को छूने की राह आखिर कैसे मुमकिन हुई? नमस्कार, मैं हूं रिचा अनुरोध और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की राह पर कुछ इसी संकल्प के साथ आज हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और बदलाव की ये बयार बरकत की मिसाल बनकर भारत के आत्मनिर्भर अवतार को शक्तिशाली बना रही है। एक विकसित और समृद्ध भारत की प्रतिमा मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर ही खड़ी हो सकती है। अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब देश की बैंकिंग प्रणाली मजबूत होती है। भारत के पब्लिक सेक्टर्स के बैंकों की लगातार बेहतर होती स्थिति से विकसित भारत के स्वर्णिम सपने की उम्मीद जागी है। आज हर कोई ये मान रहा है कि एक दशक पहले तक जो बैंक लगातार घाटे में जाने के लिए बदनाम थे, वो अब कमाल कर रहे हैं, रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर कैसे वेंटिलेटर पर पड़े बैंकिंग सेक्टर ने 2014 के बाद बदलाव की नई इबारत लिखी? आइए जानते हैं। पीटीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते वित्त वर्ष यानी 2022-23 के दौरान पब्लिक सेक्टर के बैंकों का मुनाफा सामूहिक रूप से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इसमें लगभग आधी हिस्सेदारी देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की रही। इसका मतलब हुआ कि जितना मुनाफा 11 अन्य सरकारी बैंकों ने मिलकर कमाया, लगभग उतना मुनाफा अकेले भारतीय स्टेट बैंक का हो गया। मौजूदा दौर में एसबीआई रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों का प्रदर्शन शायद ही कभी इतना अच्छा रहा हो। मार्च 2023 में बैंक के फंसे कर्जे का स्तर यानी एनपीए रेशियो 3.9% दर्ज किया गया, जो कि पिछले 10 साल में सबसे कम था। देश में पब्लिक सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक का शुद्ध मुनाफा 2022-23 की चौथी तिमाही में 473% बढ़कर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। ये आंकड़े उन लोगों को हैरान कर सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते रहे। विपक्ष ने तो एसबीआई को बचाने के लिए संसद और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि एलआईसी बचाओ, लेकिन आज के आंकड़े उनके सवालों के जवाब खुद ब खुद दे रहे हैं। साल 2023-24 की पहली तिमाही में एलआईसी का मुनाफा 14 गुना बढ़ गया। पब्लिक सेक्टर की तरह ही प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। आज पब्लिक सेक्टर बैंक जिस मुकाम पर खड़े हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बीते कुछ सालों में लंबी दूरी तय की है। कैसे? ये जानने के लिए वक्त के कुछ पन्ने पलटते हैं और बात करते हैं 2013-14 की। हर कोई जानता था कि पब्लिक सेक्टर के बैंक डूबे हुए कर्ज पर बैठे थे, लेकिन सच्चाई एनपीए एवरग्रीनिंग के जरिए छिपाई जा रही थी। और ऐसा तत्कालीन प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की निगरानी में हुआ। ये चौंकाने वाला था। यूपीए सरकार के आखिरी वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2014 में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने मुनाफे में 27% की भारी गिरावट की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि असल में मुनाफा तो था ही नहीं। एक के बाद एक कर्जे और घाटे के आंकड़े सामने आते गए। सरकारी बैंकों का ये घाटा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। 2014 में आई नई सरकार के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के इन हालातों को वापस पटरी पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और असल में यहीं से शुरुआत हुई पब्लिक सेक्टर बैंकों के बदलाव की कहानी की। 2015 में सरकार ने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी एनपीए की सही धनराशि का पता लगाने के लिए एक तय नीति के तहत जांच शुरू की। इसे असेट क्वालिटी रिव्यू के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे बही खाते खुलते गए और जांच होती गई, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अगले कई वर्षों तक वास्तविक घाटे को स्वीकार करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपका एनपीए को समझना भी जरूरी है। बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पैमाना होता है एनपीए। जैसा मैंने बताया, नॉन परफॉर्मिंग असेट। बैंक लोन देता है और उस पर ब्याज वसूलता है। एक बैंक के लिए लोन वास्तव में संपत्ति है, क्योंकि इसी से बैंक को हर तिमाही में रिटर्न मिलता है। तो अगर कोई बैंक किसी ऐसे शख्स को पैसा उधार देता है जो समय पर उसका भुगतान नहीं करता, तो वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब एनपीए बन जाता है। बैंक को एनपीए की रिपोर्ट ईमानदारी से आरबीआई, शेयरधारकों और जनता को देनी होती है, लेकिन उस समय बैंकों ने कई तरीकों से इस जानकारी को छुपाया। बैंक कर्जे और डिफॉल्टर्स को लेकर चुप रहे। इतना ही नहीं, कई बैंक्स ने डिफॉल्टर्स को नया लोन भी दे दिया ताकि डिफॉल्टर पुराने लोन का भुगतान कर सके। ऐसा करके पुराने लोन को नए लोन में बदल दिया गया। ऐसी तमाम हेराफेरी को पहचानने के लिए
असेट क्वालिटी रिव्यू की आवश्यकता थी जो 2015 में शुरू हुई। 2015 में शुरू हुई जांच से जो परिणाम निकल कर आए वो बहुत डराने वाले थे। बैंकों के लिए एनपीए का 3 से 5% से ऊपर का कोई भी स्तर खतरनाक माना जाता है, लेकिन कैनरा बैंक का एनपीए लगभग 12%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 19% और पंजाब नेशनल बैंक का 18% था। आईडीबीआई, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज जैसे बैंकों का एनपीए 24 से 28% के बीच था। सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई के लिए ये पहले से ही लगभग 11% पर था। इस तरह कुल मिलाकर भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का एनपीए 15% तक पहुंच गया था, जो कि 3 से 5% के खतरे के स्तर से कई गुना ऊपर था। इसके पीछे वजह थी बैड लोन्स। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने संसदीय समिति को 2021 में दी गई रिपोर्ट में बताया कि 2006 से 2008 के दौरान भारी संख्या में लोन दिए गए और ये लोन उन प्रोमोटर्स को दिए गए जिनका लोन को न चुकाने का पुराना इतिहास था। हालात इतने गंभीर थे कि आरबीआई को 21 बैंकों में से 11 यानी आधे से ज्यादा खस्ताहाल बैंकों को पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे में शामिल करना पड़ा। इन बैंकों को न तो किसी को कर्ज देने की इजाजत थी और न ही किसी का पैसा जमा करने की। बैंकों की बिगड़ी हालत को सुधारने के लिए सरकार ने आवश्यक और ठोस कदम उठाए। पहला कदम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नया पैसा डालना था। इसे पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन कहा गया। इसके तहत सिस्टम में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक डाले गए। अधिकांश पैसा सरकारी बॉन्ड से आया। दूसरा कदम कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय करना था, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक करना था क्योंकि बुरे बैंकों का संक्रमण अच्छे बैंकों तक फैल सकता था। इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कई बैंकों का विलय कर दिया, जिसके बाद 2017 में 20 बैंकों के मुकाबले 12 ही रह गए। सरकार का ये कदम भी कामयाब रहा। तीसरा कदम डिफॉल्टर से वसूली के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाना था। जैसे कोई डिफॉल्टर पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन नहीं ले सकता। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला व्यक्ति नया कारोबार शुरू नहीं कर सकता और न ही शेयर मार्केट से पैसा उठा सकता था। अंजाम ये हुआ कि 9 सालों में भारतीय बैंक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करने में सफल भी रहे, जिसकी वजह से ग्रॉस एनपीए लगातार गिरता गया और मार्च 2023 तक 3.9% पर वापस आ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस बैड लोन के शॉक से निकलने में 5 साल का लंबा वक्त तो लगा, लेकिन बैलेंस शीट के सही होते ही 2022-23 में पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया, जो पिछले साल की तुलना में 57% अधिक है। बैंकिंग सेक्टर में हुए इन बदलावों ने बैंकों का कायाकल्प ही नहीं किया, बल्कि उनमें नई जान फूंक दी। अब हालात बदल चुके हैं। सभी 11 बैंक जो आरबीआई की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट में थे, वो उससे बाहर आ गए हैं। अब हर सरकारी बैंक मुनाफा कमा रहा है। इसके अलावा पिछले 9 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पिछले कुछ सालों में 27 लाख करोड़ रुपए देशवासियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। पिछले 9 सालों में आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मोबाइल फोन के उपयोग से 2 लाख करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया गया। 9 साल में हुए इन बदलावों ने बैंकिंग सेक्टर्स की दिशा और दशा को बदल दिया। आज बैंक घाटे से निकल मुनाफे का नया कीर्तिमान रच रहे हैं। भारतीय बैंकिंग सेक्टर की ये तरक्की उस नए भारत के बदलाव का संकेत है, जिसका संकल्प विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का है। रियल स्टोरी में आज इतना ही। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर लिखकर भेजें। जल्दी आपसे मिलूंगी एक और मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।